નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સુપ્રભાત। આજે ધોરણ 9 विषय हिंदी अंतर्गत गद्य नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। यह जो गद्यांश है यह एक आत्मकथा का अंश है जिसका लेखक हरिवंश राय बच्चन। हम सुप्रसिद्ध फिल्मकार अमिताभ बच्चन जी को सभी लोग बखूबी जानते हैं। उनके ही पिताजी है यह हरिवंश राय बच्चन। उनका जन्म हम देखें तो सन 1907 को हुआ था। वह सुप्रसिद्ध काव्य कृतियाँ रचते थे। हम उनकी बात करें तो हिंदी साहित्य जो है उसमें हरिवंश राय बच्चन की एक मात्र एक कृति है जिनसे वह सुप्रसिद्ध और अमर हो गई। कहते हैं हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया है। लेकिन उन्होंने विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादन प्रकार के जो कवि थे उस कवियों में बच्चन ने एक विशिष्ट सर्जन थे। क्या कहते हैं छायावादन जो समय था काल था उसी समय में कवियों थे उसी में बच्चन जी थे वो विशिष्ट सर्जक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हरिवंश राय बच्चन जो है वह इंग्लिश के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी थी। वह जो है हरिवंश राय बच्चन जो है उन्होंने अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में भी काम किया है। और उनकी जो सेवा की बात करें तो दिल्ली सरकारी सेवा आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर भी उन्होंने अपनी सेवा देने का कार्य किया है। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। क्या कहते हैं भारत सरकार के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जो है उन्होंने राज्यसभा का एक सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी उन्होंने पायोनियर प्रेस में की। उन्होंने प्रारंभिक नौकरी भी की है वह पायोनियर प्रेस। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन कवि गोष्ठी आदि में होता था। उनकी जो एक अमर कृति है जो एक ही कृति से प्रख्यात हुई है वह कृति है मधुशाला। कहीं भी सभा हो सम्मेलन हो तो बच्चन जी की यह जो काव्य है यह काव्य की पंक्तियां बखूबी दोहराई जाती थी और लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहते थे उमड़ते थे कि आज यही सम्मेलन है यहीं पे बच्चन जी जो है उनकी यह मधुशाला काव्य कृति है उनकी काव्य पंक्तियां दोहराई जाती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जोहन पेटिस नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सिटी से हरिवंश राय बच्चन जो है उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय जो है उनमें विशेषज्ञ हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में बखूबी अपना कार्य किया है। आप उनके जो पुरस्कार की हम बात करें तो उन्हें सोवियत साहित्य अकादमी और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रूपों में आज लहरों का निमंत्रण। यह जो है वह मधुशाला की एक काव्य पंक्तियां कुछ यहीं पे डाली है। इस बार के तुम मधु है और उस बार न जाने क्या।
जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों के मुखरे पर चलती आ रही है। ऐसा कवि कहते हैं हम उनके साहित्य सर्जन की जो बात करें तो उन्होंने काव्य संग्रह और आत्मकथा बखूबी लिखा है। उनके काव्य संग्रह की हम बात करें तो उसमें है मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी और मिलन यामिनी जैसे सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह दिए हैं। तो उन्होंने आत्मकथा भी लिखी है। उनकी जब हम बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरों से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, यह जो है यह 4 खंडों में 4 शीर्षकों के खंडों में लिखी उनकी आत्मकथा है। यह सब उनकी आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये जो 4 खंड है उसी 4 खंड में हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी है। यह जो गद्यांश है मेरी बीमारी श्यामा ने, ये जो गद्यांश है आत्मकथा खंड में, यह क्या भूलूं क्या याद करूं, यह जो आत्मकथा है उन्हीं में से लिया गया है। बच्चन जी की जो प्रथम पत्नी श्यामा जो है, यह गद्य का शीर्षक श्यामा है, वह बच्चन जी की प्रथम पत्नी जो है वह है श्यामा। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा और उसी को केंद्र में रखकर बच्चन जी ने यह आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं यह शीर्षक दिया है। क्या कहते हैं कि बच्चन जी की जो प्रथम पत्नी थी श्यामा, वह सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की ओर न होकर बच्चन जी की थी। श्यामा की जो बीमारी थी उनकी पत्नी जी भीतर जो बीमारी रहती थी वह बीमारी खुद की न होकर वह बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। जो बीमारी थी वह बीमारी श्यामा ने बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन की सेवा करके करके उनकी बीमारी उन्होंने ले ली थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पतिभक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत काव्यांश की हम बात करें तो यह आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी एक दर्दनाक और कारुण्य संपन्न निरूपण है। यह जो बीमारी है भयंकर बीमारी है, उसकी बात बच्चन जी ने की है और यह बीमारी बच्चन जी की सेवा करते समय उनकी पत्नी ने बखूबी अपने सिर पर ले ली। उनका कारुण्य सबर निरूपण इस गद्यांश के अंदर में मिलता है। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण भी मिलता है। संवेदनशील, हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सुखी देखकर हम सुखी रहते हैं, किसी व्यक्ति को दुखी देखकर हम दुख का भी अनुभव करते हैं। यह जो है संवेदनशीलता, भावुकता का निरूपण, प्रकटीकरण बहुत ही अच्छी तरह से किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी में इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरणों को बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। क्या कहता है कवि जो है हरिवंश राय बच्चन जो है, उन्होंने ये आत्मकथा के साथ साथ उसी समय का जो सामाजिक वातावरण था, जो उसी युग का चित्र जो है वो हमारे सामने खड़ा किया है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं उसी में से लिया गया है। मित्र, यह जो आत्मकथा का अंश है
क्या बोलूं, क्या याद करूं, उसमें से लिया गया है। क्या बोलूं, क्या याद करूं। आत्मकथा का अंश है। यह जो गद्य है, यह गद्य क्या बोलूं, क्या याद करूं, उसी आत्मकथा का जो पहला हिस्सा, पहला खंड है, उसी का यह अंश है। इसका यह शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। विषय वस्तु का भी हमें निर्देश बखूबी, बहुत ही अच्छी तरह से करता है। मित्र, ये हुआ हमारे लेखक यानी हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन का, उनके साहित्य का परिचय। अब हम इस गद्य को समझने की, अर्थघटन करने की कोशिश करते हैं। फिर से एक बार मैं यही कहूँगी, जब भी आप इस वीडियो को देखें तब अपना जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है वह अपने सामने खोल के रखें। मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ, उसे अपने पाठ्य पुस्तक में देखकर बखूबी आप समझ लेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप सभी अपना जो पाठ्य पुस्तक है वह खोलें। उसमें गद्य नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। हम इस गद्यांश को, आत्मकथा खंड के इसी भाग को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वाला में न था। हरिवंश राय बच्चन ने शुरुआत में भी कहा कि मैं अपनी बीमारी जो है उसे दुलारने वाला नहीं था। यानी वह कहना चाहते हैं कि जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ तो मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वह अपने आप आते ही अपने आप चली जाती है। उनके कहने का मतलब है कि मैं अपनी इस जो बीमारी है उस बीमारी को ज़्यादा दुल्हारने वाला है। हम कहते हैं कि जो हमें कुछ बीमारी हुई है उसे हम बीमार है ऐसे करके ज़्यादा बीमार होने का जो कार्य करते हैं, उसी तरह से बच्चन जी जो है वह अपनी बीमारी को दुलारते नहीं थे, वह उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति निर्भय था। क्या कहते हैं? निर्भय। वह बीमार होते थे, उन्हें किसी भी प्रकार का डर लगता नहीं था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। क्या कहते हैं? गांधी जी जो है वह कहते हैं कि बीमार होना एक अपराध यानी गुनाह। बीमार पड़ना एक अपराध है। गांधी जी ने कहीं लिखा होगा, यह हरिवंश राय बच्चन ने पढ़ा है। वो कहते हैं कि गांधी जी ने कहीं लिखा था और वो मैंने पढ़ा है कि बीमार होना एक अपराध यानी गुनाह। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो ही है। क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन कि ईश्वर ने जो हमें एक अनमोल जीवन दिया है, स्वास्थ्य दिया है, उसी स्वास्थ्य को हम अच्छा नहीं रख सके, स्वस्थ न रख सके तो हम एक अपराधी है। क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि हम अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रख सकते हैं तो हम एक अपराधी यानी कि गुनहगार हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था और गांधी जी का जो विधान था उसी तर्क को हरिवंश राय बच्चन ने कुछ आगे ले जाने का प्रयास करता है और कहता है अपराधी को दंड देना चाहिए। जब हम अपराधी है, गुनहगार है तो हमें दंड भी अवश्य मिलना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती है, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता,
क्या कहते हैं कि मुझे जब छोटी मोटी यानी सिर दर्द है, बीमारी, बुखार है, जुकाम है, सर्दी खांसी, सिर दर्द है, तो वह चारपाई पर नहीं लेटता। यानी कि हम बीमार होते हैं तब जब हम चारपाई यानी कि खाट यानी कि चारपाई जो खाट है, पलंग है, उसी पर वह कभी लेटते नहीं थे और भी अपने से काम लेता था। और हम जो आराम करते हैं, बीमार जब होते हैं तो हम जब चारपाई पर लेटे रहते हैं, हरिवंशराय बच्चन जो है वह कहते हैं कि मैं जब भी बीमार होता था तब ऐसे खाट पर नहीं लेटता था, लेकिन अपने जो शरीर है उससे और भी ज़्यादा काम लेता था। मुझे भरे बुखार में भी अपनी रात के ट्यूशनों पर जाने की याद है। हरिवंशराय क्या कहते हैं कि जब मुझे भरे बुखार यानी कि तेज बुखार हो तब भी मैं रात को जो ट्यूशन लेने जाता था वह तब भी जाता था, वो मुझे याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से बढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का अधिकार है। सब तरह से सहायक बीमार अमीरों की हमरस की क्या कहता है हरिवंशराय बच्चन जो है वह कहते हैं कि बुखार की जो गर्मी है, यानी जब हमें बुखार होता है तब हमारा जो तन यानी कि शरीर है वह गर्म होता है, उसी तेजी में वह जोश से बढ़ाते थे। कहते थे कि जब मैं बाहर से अपना शरीर गर्म होती है तब मैं और जोश के साथ अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता था, तेजी से जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? मेहनत मजदूरी श्रम करने वाला व्यक्ति जो है वह कभी भी बीमार नहीं पड़ता, उसके बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बीमारी अमीरों की हरकत है। बीमारी तो हमने अमीर लोगों को सौंप दी है, गरीबों को तो उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक है। जो क्या कहते हैं हरिवंशराय बच्चन कहते हैं जब भी मुझे बुखार हुआ वह बुखार मेरे लिए सहायक रहा है। क्यों? क्योंकि वह जब बीमार पड़ते थे तो वह अपने शरीर से अपने तन से और भी ज़्यादा काम लेने का प्रयास करते थे। इसलिए वह कहते हैं कि ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक और प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। उन्हें जब बीमारी आती है तब वह अपने शरीर से और भी ज़्यादा काम कराते थे। इसीलिए जो बुखार है उनके लिए प्रेरक, सहायक और प्रोत्साहक के रूप में आगे आता था। कहते हैं एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आना, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को बहाल देकर उच्छृंखित करती। क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक तरफ जो है वह मुझे मेरा बुखार, मेरी बीमारी मुझे प्रोत्साहक, सहायक करती थी, और दूसरी तरफ इन्हीं की वजह से मेरी जो अनुभूतियों है में ताप आता था, यानी कि मेरी अनुभूति जो है उसमें तेज आता था। जो बुखार मेरे लिए कोई बाधा ही नहीं बना। क्या कहते हैं कि जिससे मेरी अनुभूतियों जो है, अनुभव जो है मेरा, उसमें ताप आता था, जिससे गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता था। एक तरह की पिट्ठी जो मेरे विचार, क्या कहते हैं, एक तरह की जो पिट्ठी है वह मेरे विचार मुझे खोखला बनाते थे, और दूसरी तरफ भाव, कल्पना का उभार देकर उच्छृंखित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अद्भुत कर लिखता था। क्या कहता है
हरिवंश राय कहते हैं कि मैं यह नहीं करता कि जब जब मुझे बुखार था तब उद्बुदा कर अद्बुदा कर, यानी कि जो कार्य हम नहीं करना चाहते फिर भी हमें करना पड़ता है, इसे जिसे हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार का रस न हो लेकिन फिर भी कार्य करना पड़ता है, ऐसा कार्य मैं लिखता था, वैसा नहीं है। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। क्या कहते हैं कि हाँ, जब जब मैं बीमार होता था तब ये जो मैं साहित्य रचता था वह मेरे लिए कोई बाधा नहीं बनता था, और जब बुखार होता था तब मैं अद्भुता कर भी नहीं लिखता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हंसमाबुद हो रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था, हाँ बुखार है, और मैं भी हूँ। क्या कहते हैं कि जब भी लेखक बीमार होते थे तब वह उसी बीमार की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते थे। वह बीमारी को दुलारने वाले, बोलने वाले, फुसलाने वाले नहीं थे। वह जब बीमार होते थे तो वह अपने शरीर से और भी ज़्यादा काम करते थे। इसीलिए जो बीमारी है वह लेखक के लिए, हरिवंश राय बच्चन के लिए एक प्रोत्साहक सहायक के रूप में खड़ी होती थी। और कहते हैं कभी कभार जो है कोई लोग मेरा जब बदन छुए तो वह कहते थे कि आपको तो बुखार है, तब मैं वही कहता था, हाँ मुझे बुखार है और मैं भी। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन ने, एक नामांकित जो लेखक है किपलिंग उसका नाम है, उसने अपनी आत्मकथा जो है उसमें लिखा है कि जब कभी कभी जब उसे बुखार में काम करना पड़ता था तो वह बुखार उसे अच्छी कहानियाँ लिखता था। जब वह बीमार होते थे फिर भी उसे जब लिखना पड़ता था तो उसी बुखार में भी काम करना पड़ता था, तो वह बुखार में होता था तो अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। हरिवंश राय बच्चन जी भी यही चाहते हैं। वह कहते हैं कि जब हम बीमार थे तब हमने कोई कहानी नहीं लिखी, वैसा भी मुझे याद नहीं। वह कैसा बन पड़ा इनका निर्णय मैं न देना चाहता हूँ, प्रसंगवश मुझे याद आ गया। और यह कैसे बनता था वह घटना जो है वह यहीं पे आपको कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जो प्रसंग है इस प्रसंगवश मुझे यहाँ याद आ गया कि अपनी दो चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविताएं सत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसिफस, बरकस, हनुमान मैंने फ्लोरेसी में बड़े लिखी। क्या कहते हैं फ्लोरेसी यानी कि एक जो है दांतों की बीमारी है, फेफड़ों में पानी भर जाना, फ्लोरेसी यह बीमारी हरिवंश राय बच्चन को हुई थी। फ्लोरेसी यानी कि दांतों की बीमारी। दांतों की बीमारी यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं उसमें पानी भर जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, ऐसी एक बीमारी है। तो जब हरिवंश राय बच्चन जी को ऐसी बीमारी हुई थी तभी उसी ने सिसिफस, बरकस, हनुमान
दो चट्टान जैसी कविताएं काव्यांश उन्होंने यूरिसी ने भी लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न कर सकी थी। कहते हैं जब हमें जवानी के जोश में था तब किसी भी बीमारी थी वह मुझे पराजित नहीं कर सकी। मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित, मैं इतना अपने कार्य के प्रति इतना मक्कम था कि किसी भी तरह की बीमारी है वह मुझे पराजित नहीं कर सकी। लेकिन मेरी जीत जो थी, मेरी जो अड़ग शक्ति थी, उसी ने मेरी बीमारी को पराजित कर दिया। बुखार सुखार आखिर कितने दिन तक चलता है। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार्ग के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। क्या कहते हैं कवि? कहते हैं, लेखक यहीं पे कहते हैं कि यह जो बुखार सुखार है या यह कितने दिन तक चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 4 दिन यानी पखवाड़िया, उससे ज़्यादा वह नहीं टिकता। और विश्राम तिवारी जो है उन्होंने एक कहावत की थी कि मार के पीछे भूत भागे। वैसे मैंने भी अपना एक प्रयोग सिद्ध किया है कि काम के पीछे बुखार भागे। हरिवंश राय बच्चन जो है उन्होंने एक काव्य पंक्ति आज सिद्ध की है, वह है कि काम के पीछे बुखार भागे। काम के पीछे बुखार भागे। ये जो पंक्ति है उन्होंने अपने जीवन में सार्थक की है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन में सार्थक की। यह बुखार मामूली, इस बार जब बच्चन जी बीमारी में लिपटे हुए थे तो यह जो बीमारी है वह मामूली साधारण न थी। उनका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। क्या कहता है? यह जो बीमारी है वह बीमारी का सीधा जो संबंध है वह तूफान के साथ था, जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहे थे और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको देखे। हम कहते हैं कि ये जो शांत पानी होता है, नदी समुद्र में जब आप देखें तो जो शांत पानी है वह आंधी आने के पहले की जो शांत अवस्था है, वैसे ही अमिताभ, वैसे ही बच्चन जी जो है हरिवंश राय, उनके जीवन में जो ये जो बीमारी है वह मामूली नहीं थी। वह 9 महीने से मुझे झकझोर रही थी और यह शांत होने से पूर्व यह बीमारी खत्म होने से पहले सबसे अधिक विध्वंसक यानी विनाशक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था। क्या था? जब वो प्राध्यापक का कार्य कर रहे थे उसी समय, इस समय स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर नहीं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। क्या कहते हैं बच्चन जी? कहते हैं कि समय ऐसा था कि स्कूल बंद था और ट्यूशन जो से मैं चलाता था, जाता था, क्योंकि उससे जो मिलने वाली आमदनी थी उसकी मुझे ज़्यादा जरूरत थी। किताबों की बिक्री कभी नियमित नहीं रही थी और वह किताब बेचने का भी कार्य करते थे, लेकिन वह नियमित नहीं था। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, वैसे ही जुलाई आ गई। इस बार जब बीमारी थी वह 2 दिन, 20 दिन, 2 महीने और जुलाई आ गई, लेकिन उनकी बीमारी हटने का कोई नाम लेती नहीं थी। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर भी जाना न होता, दिन भर स्कूल में भी पढ़ाना। जुलाई आ गई, अब स्कूल शुरू हो गई है, दिन भर वह स्कूल में पढ़ाते थे और बुखार के साथ शाम को, रात को ट्यूशन भी जाना होता था। ऐसा कहते हैं सुबह बुखार का नमूना वही, बुखार जो है वो वैसा का वैसा ही था।
कैसा था? सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 102 के बीच। क्या कहते हैं? सुबह जब बच्चन जी उठते थे तब ऐसा लगता था कि कुछ बीमार नहीं है, कुछ बुखार नहीं है, लेकिन जब शाम आती थी तब 101 102 तक बीच बुखार रहता था। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटो, एक होम्योपैथ कर रहा था। क्या कहते हैं कि अब जो बीमारी है वह बीमारी की वजह से शरीर में कमजोरी दिखाई देती थी, बखूबी बाहर से आती थी, कभी कभी धीमी खांसी भी आती थी। दवा शौकिया दवा बाटो एक होम्योपैथ कर रहा था। वह जो दवाएं हैं वह होम्योपैथ यानी कि आयुर्वेदिक जो है वह लेते थे। कभी कभी सोचता क्या मुझे तब्दीक हो गया है, तब्दीक। हरिवंश ने बच्चन को ऐसा लगता है, कभी कभार वह सोचते हैं कि क्या मुझे तब्दीक, तब्दीक यानी कि तपेदिक, तपेदिक। वह कहते हैं कि कभी कभार सोचते हैं कि क्या मुझे तपेदिक यानी कि टीबी, क्षय जिसे हम कहते हैं, यह रोग मित्र हम जानते हैं कि वर्तमान समय में जो है वह टीबी को हराया जाता है, लेकिन उसी समय जब बच्चन जी थे उसी काल में यह टीबी दर्दनाक एक रोग था, बखूबी हराया नहीं जाता था। तो कहते हैं कभी कभार मैं सोचता हूँ क्या मुझे तपेदिक हो गया है। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बुते बाहर है। क्या कहते हैं, जो शायद तपेदिक हो ही गया होता तो ये जो एलोपैथिक दवा है, एलोपैथिक का इलाज तो अपने बुते के बाहर है, उसे कोई असर नहीं होता। क्या उस समय मेरी जगह पर सरस दंपति बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? क्या कहते हैं, अपनी जो पत्नी थी वह बीमार थी तब बच्चन जी बोले होंगे कि श्यामा मैं तेरी बीमारी ले लूँ। तब कहते हैं कि मेरी जीभ पर सरस्वती बैठी थी कि मैंने बोल दिया कि श्यामा तेरा बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठे हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है। ये जो अपने मन के विचार है, मन गढ़ंत है, वह अपने सामने रखते हैं कि क्या यह सरस्वती बैठी थी तो कितना अच्छा था, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए उनकी जो पत्नी है श्यामा वो स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों में इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं। श्यामा जो थी उनकी प्रथम पत्नी है, वह सदैव ही बीमार ही रहती थी, बीमारी का वो यानी कि घर था। इसीलिए बच्चन जी कहते हैं कि इसीलिए अब जब श्यामा स्वस्थ दिखाई देती है, जो जिसने पिछले 6 वर्षों में इन महीनों में ज्वर की मुक्ति जानी, ज्वर से वह मुक्त ही नहीं थी, वह बुखार में लपटी हुई हमेशा रहती थी, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। अभी श्यामा स्वस्थ थी लेकिन मैं जो बीमार था, मेरी बीमारी श्यामा को भीतर के भीतर ही खा जा रही थी। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। क्या कर अपनी इच्छा बल से अब श्यामा वैसे ही सोचती थी कि वह स्वस्थ है, लेकिन स्वस्थ कर लिया था कि वह मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी शायद किसी को भी पता न थी। श्यामा ही जानती थी कि मुझे क्या हुआ है, उससे अतिरिक्त कोई भी मेरी बीमारी के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से ही किए जा रहा था। बच्चन जी इतने बीमार थे लेकिन अपना जो दैनिक कार्य था वो वैसे ही जैसे स्वस्थ हो वैसे ही किए जा रहे थे। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा
कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा करा लूं। कहते हैं उनकी पत्नी ने एक बार कहा कि हाँ, आप अपना स्वास्थ्य बीके मुखर्जी को बताइए। मैंने टाल मटोल यानी कि हाँ ना, हाँ हो ना भी ऐसा जवाब देकर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वो खाना नहीं खाएंगी। ब्रह्मास्त्र को मानना ही था। उस श्यामा ने कहा कि हाँ, आप बीके डॉक्टर बीके से अपना एक बार स्वास्थ्य चेक करवा लो। मैंने टाल मटोल उठ मटोल जवाब दे दिया, लेकिन उसने कहा कि जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब उससे उस जो श्यामा का विधान था, ब्रह्मास्त्र था, उसे मानना ही पड़ा। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। और जब परीक्षा की तब जान पड़ा कि मुझे क्षय हुआ है, टीबी हुआ है। उन्होंने कुछ दवाई देकर मुझे चिंता मुक्त होकर आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? यह जो नुस्खा है, नुस्खा यानी आराम करना, चिंता मुक्त होना, यह बच्चन जी को ऐसा लगता है कि मेरी मौत का परवाना है और वह सोचने लगे क्या मेरी विदाई का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों तक के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने, इतने ही दुख संकट उठाने। क्या कहते बच्चन जी को ऐसा लगता है कि बस मैं इतने ही गाने गुनगुनाने आया था, अब मेरी विदा का समय आ गया है। क्या मुझे इतना ही श्रम, इतना ही संघर्ष करना लिखा था? स्वागत के ही साथ विदाई होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलती ही मेरी जीवन दुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? बच्चन जी ये जो सब कह रहे थे वह सोचते हैं कि मैंने अपना भविष्य की वाणी खुद ही कर दी। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में विधव्य भी लिखा है? क्या कहते हैं? जब बच्चन जी को ऐसा लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं हूँ, सभी के मन में एक ही बात थी, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य यानी विधवा वैधव्य ही होना लिखा है। ये जो बच्चन जी है वैसे तो अपनी बीमारी को भुलाने वाले नहीं थे, लेकिन इस बार की जो बीमारी थी वह बीमारी इतनी घातक थी कि उन्हें अपने मौत का पैगाम जो है, मौत का परवाना जो है वही लिखता है। यही आज जो है हम यहीं तक रखते हैं मित्र। इस गद्यांश जो आत्मकथा है, क्या भूलो क्या याद करो, उसी में से लिया गया है। बच्चन जी जो है उन्होंने अपनी बीमारी जो है उनका हृदयद्रावक वर्णन अपने समक्ष किया है। उन्हें आप समझने की, अर्थघटन करने की कोशिश करें। अस्तु।